आरपीएससी एसीएफ एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का एसीएफ क्लासेज के अंदर स्वागत है। तो देखिए, एसीएफ का जो एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले वे विद्यार्थी जिन्होंने एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट फिलअप किया है फॉर्म के अंदर और जो एनवायरमेंटल साइंस से एसीएफ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए क्या हुआ है कि बहुत सारे बच्चों से जब क्वेरीज आई तो उनसे पता ये चलता है कि एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट को पढ़ तो रहे हैं बच्चे सभी कि उनके पास जो भी मैटर अवेलेबल हुआ है कहीं से, उस मैटर को पढ़ने के बावजूद भी बच्चों को क्या है कि एमसीक्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कुछ दिक्कतें आ रही है। और दिक्कतें आने का कारण भी है वहाँ पे कि एनवायरमेंटल साइंस का जो ये सब्जेक्ट है, एक तो क्या है इसके अंदर बहुत ब्रॉड है कि यहाँ पर इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस है कि उन सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद में उन सभी इन्फॉर्मेशन को दूसरी इन्फॉर्मेशन के साथ में आपस में कोरिलेट करना और फिर उसके बाद में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। तो जिन स्टूडेंट्स ने क्या है कि कहीं ना कहीं से मैटर को कलेक्ट करके पढ़ लिया है, एक बार उन्होंने अपने सिलेबस को इसको रीड आउट भी कर लिया है, लेकिन क्या हो रहा है कि उन सभी इन्फॉर्मेशंस को जहाँ से उन्होंने मैटर को कलेक्ट किया है उन सब मैटर को वो क्या है आपस में कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक एनवायरमेंटल साइंस के अंदर इन्फॉर्मेशंस को आप कोरिलेट नहीं कर पाओगे तो आप मान के चलिए कि आप एमसीक्यू का क्वेश्चन भी सही आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि एनवायरमेंटल साइंस के जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि जब हम उनके ऑप्शंस पढ़ते हैं तो हम उन ऑप्शंस में कई बार इतने ऑप्शंस नज़दीक होते हैं कि हम उन ऑप्शंस को काट के अलग भी नहीं कर सकते कि भाई ये ऑप्शंस नहीं होगा और इनमें से अपना आंसर होगा। तो और अगर हमने एक बार सभी इन्फॉर्मेशन को आपस में कोरिलेट अगर कर लिया हमने, तो हम उन एनवायरमेंटल साइंस बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। दूसरी बात ये रहती है कि एनवायरमेंटल साइंस का जो ये सब्जेक्ट है उसके अंदर बहुत सारी टर्म होती है। उन टर्म को अगर हमने ठीक तरह से समझ लिया, तो हमारे क्वेश्चंस के अंदर जब उन टर्म का यूज होता है, चाहे आपके क्वेश्चंस में यूज हो चाहे वो आपका 4 ऑप्शंस में उस टर्म को जब दिया जाता है, तो अगर आपको टर्म अच्छे से समझी हुई है और उस टर्म को आपने किसी दूसरे पूरे मैटर के साथ में उसको कोरिलेट कर रखा है तो आप इजीली उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज आप मान के चलिए अगर आपका इस तरह का इन्फॉर्मेशन को आपने कोरिलेट करना अगर नहीं सीखा है तो आप बहुत आसानी से एग्जाम में आने वाले उस एमसीक्यू क्वेश्चंस को आप गलत अटेम्प्ट कर जाओगे आप, और आपको क्वेश्चन पेपर देने के बाद में जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे तो आपको तो ये लगेगा कि मेरा पेपर बहुत सही गया है, लेकिन रियल बात ये होगी कि आपको पता तक भी नहीं चलेगा कि आपने उस क्वेश्चंस को क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो इसी संदर्भ में हम आज इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए ही एनवायरमेंटल साइंस की ये पहली क्लास है, जीसी क्लासेज के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको ये सभी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। इस जीसी क्लासेज के प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से एनवायरमेंटल साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ा जाना चाहिए और किस तरह से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई है हमारे पास में उसको एक एमसीक्यू के रूप में हम किस तरह से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे हम आने वाले जो क्वेश्चंस पेपर होगा उसके अंदर उन एमसीक्यू को सॉल्व कर सके। तो अगर हम एनवायरमेंटल साइंस के सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो एनवायरमेंटल साइंस के सब्जेक्ट के अंदर जो हमारी यूनिट्स दे रखे हैं उन यूनिट्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो यूनिट फर्स्ट, यूनिट आपकी जो थर्ड है, यूनिट फोर्थ है, यूनिट सेवंथ है। ये यूनिट फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सेवंथ यूनिट है जो इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी और पॉपुलेशन इन सब्जेक्ट से या इन टॉपिक से जो रिलेटेड है। तो इन सभी टॉपिक को जो आपकी यूनिट फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और जो सेवंथ है उससे अगर आपने कोरिलेट अगर कर लिया आपस में इन सभी टॉपिक को, तो आप मान के चलिए कि एग्जाम पेपर के अंदर आपके 30 से 40 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इन टॉपिक से कोरिलेट होंगे, उनको आप बहुत आसानी से और अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे और एक अच्छा स्कोर ला पाओगे। और अगर आपने इन यूनिट के अंदर फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सेवंथ यूनिट के अंदर अगर आपने कोरिलेट नहीं कर पाए इन यूनिट को आपस में, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो
मेरा जो आज की जो एनवायरमेंटल साइंस की क्लास जो स्टार्ट होगी, आगे की जो भी सारी क्लासेज होगी, वो इन यूनिट फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सेवंथ यूनिट को, चारों यूनिट को किस तरह से एक कंबाइन फॉर्म के अंदर कैसे पढ़ा जाए इन चारों यूनिट को, और इनके ऊपर बनने वाले जो MCQs हैं उन सब MCQ की भी आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो पहले आपको एक थ्योरी क्लास बताई जाएगी, उस थ्योरी क्लास के बेस पे आपको बताया जाएगा कि किस तरह के आगे क्वेश्चंस बनेंगे और उनको कैसे आप सॉल्व करोगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी जो आगे की क्लासेज है वो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सेवंथ यूनिट है, इनको आपस में कोरिलेट करेंगे हम, और इनके ऊपर किस किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो एनवायरमेंटल साइंस की इन महत्वपूर्ण यूनिट के अकॉर्डिंग ही जो सबसे एनवायरमेंटल साइंस के अंदर जो बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम एक इकोलॉजी सब्जेक्ट की। ठीक है, हम अच्छे से जानते हैं कि एनवायरमेंटल साइंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है इकोलॉजी। ठीक है, तो इकोलॉजी भी एक साइंस की ही ब्रांच है। इकोलॉजी क्या है? एक साइंस की क्या अपने आप में एक ब्रांच है जो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है? एनवायरमेंट से रिलेटेड है। तो क्या होता है कि इस पूरे सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर कौन रहता है? जीव रहते हैं। इस पूरे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जीव रहता है और जीव अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। हर ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है इस सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर, और इस एनवायरनमेंट के साथ जब कोई ऑर्गेनिज्म या जीव जब अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है तो वो कहीं ना कहीं इस सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ में वो अपने आप को क्या करता है? इंटरेक्ट करता है। यानी कि क्या कहोगे आप कि ऑर्गेनिज्म इस चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है इसके साथ में हमेशा क्या होता रहता है? इंटरेक्ट करता रहता है। और इस इंटरेक्शन को ही जब हम एक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी के रूप में इस इंटरेक्शन की जब स्टडी करते हैं, इस एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म या जीव की जब स्टडी करते हैं इस इंटरेक्शन की, यानी कि आपस में जो इनका संबंध या कनेक्शन है उसकी जो स्टडी करते हैं, उसी को हम क्या कह देते हैं? इकोलॉजी कह देते हैं। यानी कि इकोलॉजी के अंदर बात कर दें तो दो चीजें हो गई। एक सीधी सीधी बात क्या होगी? एक तो यहां पर मिलने वाला ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब किसी लिविंग जीव से मतलब होता है, किसी लिविंग सिस्टम से मतलब होता है। ठीक है, और ये ऑर्गेनिज्म कहाँ पर मौजूद होता है? उसके चारों तरफ जो मौजूदा एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट के अंदर ये जीव हमेशा मौजूद रहता है। तो यानी कि ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट ये एक दूसरे के साथ में हमेशा क्या होता है? एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट होते रहते हैं। यानी कि अगर कोई जीव इस एनवायरनमेंट में मौजूद है तो वो हमेशा उसके साथ में इंटरेक्ट भी होगा ही होगा। यानी कि इस बिना इंटरेक्शन के ऑर्गेनिज्म का जीवित रहना इस एनवायरनमेंट के अंदर संभव नहीं है। और इस इंटरेक्शन के बेस पर, इस इंटरेक्शन को किस स्टडी के रूप में देखेंगे? रिलेशनशिप के रूप में। क्योंकि हमारे को इकोलॉजी समझनी है तो इसका मतलब ये है कि हम इस ऑर्गेनिज्म और इस एनवायरनमेंट के बीच के इंटरेक्शन की रिलेशनशिप को हम समझ रहे हैं। यानी कि इकोलॉजी पढ़ना है तो इकोलॉजी पढ़ना ही किस चीज के लिए? इस इंटरेक्शन को समझना है ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ में। अब इस तरह की जो ये रिलेशनशिप है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने चारों तरफ का जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है, तो ये जो रिलेशनशिप है ये किस तरह की रिलेशनशिप है? यहाँ पर ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसको समझना इतना आसान नहीं है कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म उस एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, और इंटरेक्ट हो रहा है तो उस रिलेशनशिप को समझना बहुत जरूरी है। और वो रिलेशनशिप कैसी है? बिल्कुल कॉम्प्लेक्स टाइप की है। और उस रिलेशनशिप के अंदर क्या है? बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। वेरिड यानी क्या है? विभिन्नताएं हैं। उस रिलेशन, अलग अलग तरह की रिलेशनशिप है यहाँ पर। ये सब चीजें अलग अलग तरह की जो रिलेशनशिप है, किस किस तरह की एनवायरनमेंट के साथ एक ऑर्गेनिज्म की रिलेशनशिप होती है, वो सब हम आगे की क्लासेज के अंदर समझेंगे। और कोई भी ऑर्गेनिज्म जब एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्ट होता है तो एक हायरार्की बनाता है। ठीक है, हायरार्की का मतलब होता है पदानुक्रम। ठीक है, पदानुक्रम का मतलब होता है एक सीक्वेंस के अंदर हम बात करते हैं। यानी कि जैसे एक जीव मिलके एक जीव क्या बनाता है? जाति बनाता है। जाति क्या बनाती है? आबादी होती है। आबादी से क्या बनती है? कम्युनिटी, समुदाय बनता है। और ये कम्युनिटी समुदाय आगे चल के इकोसिस्टम बनाता है। ठीक है, ये सब चीजें हम आगे देखेंगे।
अभी इतना ही समझना हमको कि ऐसा जो ऑर्गेनिज्म होता है वो एनवायरनमेंट के साथ जब इंटरेक्ट होता है तो जो रिलेशनशिप बन के आती है वो रिलेशनशिप भी कैसी होती है, हायरार्की या पदानुक्रम के अंतर्गत होता है। यानी कि ऑर्गेनिज्म स्पीसीज बनाते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं, कम्युनिटी यानी समुदाय बनाते हैं। तो ये एक तरह की क्या हो गई, पूरी एक सिस्टम हो गया जिसको हम क्या बोलते हैं, हायरार्की बोलते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिज्म जब एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, इंटरेक्ट होने की जो रिलेशनशिप है वो कॉम्प्लेक्स होती है, वेरिड होती है और हायरार्की होती है। और इसी इंटरेक्शन की जो स्टडी की जा रही है, इस रिलेशनशिप की जो स्टडी की जा रही है, उसी को क्या कह दिया, इकोलॉजी। ठीक है। तो बहुत साल पहले जो इकोलॉजी के बारे में सबसे पहले जो बताने वाला था वो साइंटिस्ट कौन था, हैकल था। हैकल जो साइंटिस्ट था, हैकल साइंटिस्ट ने ही सबसे पहली बार इस चीज को समझने की कोशिश की कि ये किस तरह का इंटरेक्शन है। ठीक है। तो अब हमारे दिमाग में एक चीज तो ये हो गई क्लियर कि इकोलॉजी अगर हमको समझनी है तो हमको दो चीजें समझनी है। यहाँ पे दो चीजें किसको समझनी है, इस ऑर्गेनिज्म को समझना है और उसके चारों तरफ पाए जाने वाले उस एनवायरनमेंट को समझना है। ठीक है। एनवायरनमेंट का मतलब बहुत सीधा सा है कि भाई कि कोई भी जो आपके जीव के चारों तरफ का कोई भी सराउंडिंग होता है, एनवायरनमेंट, वातावरण होता है, उसी को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। लेकिन इसको भी साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो इसको दो कंपोनेंट के अंदर डिवाइड कर रखा है। इसको हमने एक कंपोनेंट को बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा जो कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। जैविक घटक और अजैविक घटक, यानी कि जो आपका एनवायरनमेंट है दो घटकों के अंदर बटा हुआ है, जैविक घटक और दूसरा होता है अजैविक घटक। यानी कि अजैविक घटक का मतलब जो आप चारों तरफ एनवायरनमेंट में देखते हो, एनवायरनमेंट का जो इफेक्ट देखते हो, जैसे वो क्या होता है, किसी टेम्परेचर के रूप में होता है, ठीक है, किसी बारिश के रूप में होता है। तो इस तरह का जो टेम्परेचर, बारिश, वहाँ की जो मिट्टी, ये सब चीजें क्या होते हैं, उस एनवायरनमेंट के सारे क्या होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। हम जो जीव, जितने भी जीव होते हैं सब पानी के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती है, आपकी एबायोटिक कंपोनेंट है। तो मान के चलिए ये जो भी आपका ऑर्गेनिज्म है वो कहीं ना कहीं इस एबायोटिक कंपोनेंट के साथ में भी क्या होता है, इंटरेक्ट होता है। बिल्कुल सही बात है। हर जीव के ऊपर टेम्परेचर का फर्क है, बारिश का फर्क है, मिट्टी, पानी, हर चीज का फर्क पड़ता है हर ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो ये सारे क्या होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। तो बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से बायोटिक कंपोनेंट होते हैं और कौन से एबायोटिक कंपोनेंट होता है, कि एनवायरनमेंट का जैविक घटक क्या है और अजैविक घटक क्या है। बायोटिक फैक्टर्स का मतलब तो सीधा सीधा जैविक, यहाँ पर क्या है, जैविक, यानी किसी न किसी जीव से यहाँ पे मतलब है। तो यहाँ के जो बायोटिक कंपोनेंट या बायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं, उस बायोटिक कंपोनेंट या फैक्टर के अंदर क्या क्या चीजें आती है, प्रे। समझिए बात को। समझना यह है कि आपको जब एमसीक्यू के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो बुक्स वगैरह के अंदर, तो आपको कुछ टर्म्स दिखाई देते हैं। तो उन टर्म को जब आपके सामने आते हैं तो थोड़ा सा आप क्या होता है कि उनमें कंफ्यूजन हो जाता है कि ये वर्ड कहाँ से आ गया, कि ये प्रे क्या क्या होते हैं, ये प्रीडेटर्स क्या होते हैं। ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि इसके अंदर कोई मीडियम का हो कि भाई इंग्लिश मीडियम कोई प्रॉब्लम आए या हिंदी मीडियम को प्रॉब्लम आए, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बस ये टर्म जब भी आए तो आपको पता लगना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, कि इन टर्म का मतलब क्या है यहाँ पर। इसी तरह से कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, पैरासाइट। तो देखिए प्रे का मतलब यहां पर क्या होता है, शिकार। ठीक है, बायोटिक फैक्टर है एनवायरनमेंट का, बिल्कुल सही बात है, बायोटिक फैक्टर है शिकार। क्योंकि शिकार होगा तो एक जीव दूसरे जीव को क्या करेगा, खत्म करने की कोशिश करेगा। कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स का मतलब होता है प्रतियोगी। बहुत सारे जीव अपनी सर्वाइवलिटी को लेके एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। खुद को सर्वाइवल करने के लिए दूसरे के लिए क्या रखते हैं, एक कंपटीशन रखते हैं। तो इस तरह के जो जीव होते हैं उनको क्या बोल देते हैं, कॉम्पिटिटर्स बोल देते हैं। प्रे के अंदर जो हमने बोल दिया शिकार होता है। प्रीडेटर्स का मतलब जो भक्षण करके नष्ट कर देते हैं किसी भी जीव को, परभक्षी, प्रीडेटर्स।
इसी तरह से परजीवी, एक जीव दूसरे जीव के अंदर क्या करता है, निवास करना शुरू कर देते हैं या किसी दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो उनको क्या कह दिया अपन ने, परजीवी। अभी इन टर्मिनोलॉजी में हम उलझेंगे नहीं, इन सब चीज़ों को हम आगे डिटेल से देखेंगे। अभी आपको इतना ही समझना है कि इस तरह के जब एमसीक्यू के अंदर कभी वर्ड्स आते हैं, प्रे, प्रीडेटर्स, कॉम्पिटिटर्स और पैरासाइट, तो आपको वहाँ पर कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कॉम्पिटिटर्स ये वर्ड कहाँ से आ गया। भाई ये सब चीज़ें क्या होती है, जीवों से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती है उनसे रिलेटेड ही है, और जीव से रिलेटेड जो एक्टिविटी है, तो इसका मतलब ये सब क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है आपके। ठीक है, तो प्रे, कॉम्पिटिटर्स, प्रीडेटर्स, पैरासाइट, ये सब चीज़ें क्या होती है, किसी भी जीव के लिए कहाँ से संबंधित है, आपकी बायोटिक कंपोनेंट से कोरिलेटेड चीज है। ठीक है, तो अब देखिए बात को, समझना बात को, ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है, उसकी रिलेशनशिप की जो स्टडी है, उसको हमने क्या नाम दे दिया, इकोलॉजी नाम दे दिया। ठीक है, और ये सब जो सारी चीजें हैं, बायोटिक और जो एबायोटिक कंपोनेंट है, जो हमेशा एनवायरनमेंट के अंदर ये फैक्टर्स के रूप में मौजूद रहते हैं, और इन फैक्टर्स के बीच में जब इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, यहाँ से अगर बात करें हम बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है, ऐसे जो भी बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट है, ये भी हमेशा एक दूसरे के साथ में इनका भी क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। उस इंटरेक्शन की जो स्टडी होती है, रिलेशनशिप होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, इकोसिस्टम। आगे चल के हम पूरा इकोसिस्टम की पूरी यूनिट दे रखी है, 3rd यूनिट के अंदर पूरा इकोसिस्टम के ऊपर बेस्ड है। वहां पर हम डिटेल से समझेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम के क्या पार्ट होते हैं। अभी आपको सिर्फ स्टार्टिंग के अंदर इंट्रोडक्शन के हिसाब से इतना ही समझना है कि इकोलॉजी क्या होती है और इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम का मतलब यह है कि जो ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है, इसके भी जो इंटरेक्शन है, रिलेशनशिप है, उसकी जो स्टडी है, उसको हम क्या कह देते हैं, इकोसिस्टम कह देते हैं। इस रिलेशनशिप को जो समझने वाला जो पहला साइंटिस्ट था, उसकी बात कर देते हैं हम, टेंसले। ठीक है, पुराने आज से 15-20 साल पहले के पुराने पेपर्स वगैरह देखते हैं एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड कुछ भी, तो उनमें कई बार पूछ लिया गया है कि इकोलॉजी का संबंध किससे है, कल से है, इकोसिस्टम किसने बताया, टेंसले से रिलेटेड। ये सब चीज़ें हम आगे अलग से देख लेंगे। अभी सिर्फ आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम दो टर्मिनोलॉजी है, उनमें कन्फ्यूजन नहीं हो आगे चलकर। तो ये एक बेसिक सी बात थी जिसका हमको यहाँ पे पता होना जरूरी है। तो अब देखिए क्या हुआ कि इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म थे एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो क्या ये एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट नहीं होता है? बिल्कुल होता है। उस किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद होने वाला हर जीव अगर किसी दूसरे जीव के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, तो वो भी अपने आप में क्या है, एक तरह का इंटरेक्शन ही है। उसको आप मना कैसे कर सकते हो? तो वो भी एक तरह का क्या है, इंटरेक्शन है। तो बिल्कुल सही बात है कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में भी हमेशा क्या होता रहता है, इंटरेक्शन होता रहता है। प्रत्येक जीव दूसरे जीव के साथ भी क्या करता है, इंटरेक्शन यानी अनंतर क्रिया करता रहता है हमेशा। तो आपको थोड़ा सा एक ये भी समझना है कि रियल में इस इकोलॉजी की ब्रांचेज क्या है, ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी। अपना यहाँ पर इकोलॉजी के ब्रांचेज से कोई लेना देना नहीं है अपने को। तो ये है कि कोई अगर एमसीक्यू का क्वेश्चंस अगर इससे रिलेटेड कुछ आता है कि इकोलॉजी के टाइप्स में क्या क्या हो सकता है, उसको समझने के हिसाब से हमको थोड़ा सा इसको समझना है। अगर आपको बात कर दे कभी कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, यानी कोई आपका ऑर्गेनिज्म है, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये ऑर्गेनिज्म मान लीजिए किसी स्पीसीज, किसी जाति विशेष से संबंधित कोई भी ऑर्गेनिज्म है, या किसी पॉपुलेशन या आबादी से संबंधित कोई भी ऑर्गेनिज्म है, और वो अगर कंटिन्यू इंटरेक्ट हो रहा है एनवायरनमेंट के साथ में। बिल्कुल सही बात है। जीवों का ग्रुप, ऑर्गेनिज्म का जब ग्रुप होता है, एक ऑर्गेनिज्म जब ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं, ग्रुप में इकट्ठे होके एक स्पीसीज बना लेता है। एक ऑर्गेनिज्म जब ग्रुप में इकट्ठे होके क्या बना लेते हैं, एक स्पीसीज बना लेते हैं। और ये एक स्पीसीज किस रूप में मौजूद होती है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर,
उस पर्टिकुलर समय पर यानी कि आबादी के रूप में। तो ये एनवायरनमेंट के साथ जब जब भी ये इंटरेक्शन हो रहा है, एनवायरनमेंट के साथ जब जब भी ये इंटरेक्शन हो रहा है, तो इस इंटरेक्शन को आप पर्टिकुलर क्या वर्ड दोगे आप। बिल्कुल सही बात है, ध्यान रखना। अगर एमसीक्यू के अंदर और ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि किसी जाति, ऑर्गेनिज्म या आबादी का एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन होना है और वहां पर क्या बोलेंगे इसको, ऑटो इकोलॉजी। क्योंकि आप तो ऑप्शन में ढूंढते रहोगे इकोलॉजी, और ऑप्शंस में इकोलॉजी तो वर्ड कहीं पे दे ही नहीं रखा, वहां पर वर्ड्स दे रखे हैं अलग अलग तरह के, तो आपके तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हमको इकोलॉजी से जो संबंधित टर्म है उनको भी समझना जरूरी है। क्लास शुरू होने से पहले हमने कहा था कि एनवायरमेंटल साइंस का अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमको टर्म को समझना सबसे जरूरी है। तो इस तरह का जो इंटरेक्शन होता है उसको ऑटो इकोलॉजी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है स्व पारिस्थितिकी। इसका मतलब क्या होता है, स्व पारिस्थितिकी होता है। अगर ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बना है, स्पीसीज और पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन बहुत सारी पॉपुलेशन मिलके क्या बना लेती है, बहुत सारी स्पीसीज मिलके क्या बना लेती है, कम्युनिटी बना लेती है। तो ऐसी जो कम्युनिटी होती है वो कम्युनिटी भी किसके साथ इंटरेक्ट होती है, एनवायरनमेंट के साथ। ये भी एक इंटरेक्शन है। इस इंटरेक्शन को क्या नाम दोगे, तो इसको नाम देते हैं सिनेकोलॉजी। इसकी जो स्टडी है वो कहलाती है सिनेकोलॉजी, यानी सह पारिस्थितिकी। तो भाई इकोलॉजी के इसको टाइप्स बोल दीजिए या इकोलॉजी के ब्रांचेज बोल दीजिए, आपकी इच्छा जो है। बाकी आपको मतलब सिर्फ दो वर्ड से है कि ऑटो इकोलॉजी वर्ड क्या होता है और सिनेकोलॉजी वर्ड क्या होता है। जब भी वो किसी का समुदाय का इंटरेक्शन अगर एनवायरनमेंट के साथ है, किसी कम्युनिटी का इंटरेक्शन अगर वो एनवायरनमेंट के साथ है तो उसको बोल देते हैं सिनेकोलॉजी। अगर उसमें उसके ऑर्गेनिक स्पीसीज या पॉपुलेशन का इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के पास साथ है तो उसको क्या बोल देते हैं, हम ऑटो इकोलॉजी बोल देते हैं। ठीक है, तो हमको इकोलॉजी से रिलेटेड दो टर्मिनोलॉजी और है जिनके बारे में भी हमको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है कि हमको समझना पड़ेगा यहाँ पर कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, जब ऐसे ऑर्गेनिज्म जब इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होके क्या बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, और ग्रुप बना के क्या बना लेती है, एक आबादी, पॉपुलेशन। सही बात है, ऑर्गेनिज्म इकट्ठे होके क्या बना लेते हैं, पॉपुलेशन बना लेते हैं, एक आबादी बना लेते हैं, और आबादी मिलके क्या बनाती है, कम्युनिटी, समुदाय। ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बनाती है, पॉपुलेशन जो मौजूद कहां पर होती है, कम्युनिटी के अंदर। यानी कि यहां पर तो क्या होती है, आबादी के अंदर जब बात करते हैं तो एक स्पीसीज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एक जाति की। जब ऑर्गेनिज्म के ग्रुप इकट्ठे होते हैं और वो क्या बना लेते हैं, एक आबादी बनाते हैं, यानी कि एक स्पीसीज मिलके पर्टिकुलर क्या बना लेती है, एक आबादी बना लेती है। और कम्युनिटी के अंदर क्या आती है, डिफरेंट स्पीसीज। कम्युनिटी के अंतर्गत क्या आती है, डिफरेंट स्पीसीज आती है। तो ध्यान रखने की बात है, आबादी का मतलब क्या हुआ, एक किसी जाति से संबंधित हुआ। कम्युनिटी का मतलब क्या हुआ, उस समुदाय के अंदर पाए जाने वाली बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज से मतलब हुआ। और ऐसी जब बहुत सारी कम्युनिटीज मौजूद होती है किसी पर्टिकुलर जगह पर, बहुत बड़ी एरिया के अंदर, तो उसको बोल देते हैं इकोसिस्टम। एग्जैक्ट डेफिनेशन हम आगे की क्लासेज में समझेंगे। अभी सिर्फ हमको ये हायरार्की है, इस हायरार्की को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के जो साथ इंटरेक्शन है वो किस रूप में मौजूद है, हायरार्की के रूप में मौजूद है। तो इस हायरार्की को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिज्म मिलके बनाते हैं पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से क्या बनती है, कम्युनिटी, कम्युनिटी से क्या बनता है, इकोसिस्टम। और जो इकोसिस्टम पाया जाता है वो एक बहुत बड़े कोई लैंडस्केप, ठीक है, बहुत बड़ा कोई लैंडस्केप हो सकता है। और ऐसे लैंडस्केप मिलके आगे चल के क्या डिसाइड करते हैं, बायोम। और बायोम से क्या बनता है आपका, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब होता है जैवमंडल से। ठीक है,
तो देखिए क्या हुआ, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से क्या बनते हैं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर पूरी बात करें पूरी इकोलॉजी के अंदर, अगर बात करें कि इकोलॉजी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, अगर बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चंस पूछा गया ये कि इकोलॉजी की या एनवायरमेंटल साइंस की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है या जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, तो अगर आपको ये हायरार्की पता है तब तो आप वहाँ पर 4 ऑप्शन देखोगे, 4 ऑप्शन देख के आप आराम से जवाब दे दोगे कि वहाँ पर आपका उस हायरार्की के अंदर इकोलॉजी की जो सबसे स्मॉलेस्ट या बेसिक यूनिट क्या होती है, आपका ऑर्गेनिज्म होता है। एक जीव ही क्या होता है, किसी भी एनवायरमेंटल साइंस या इकोलॉजी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट या बेसिक यूनिट होती है। तो इस जानकारी से आपका एमसीक्यू का एक क्वेश्चन आपका यहां से सॉल्व हो जाता है। अगर आपको ये बात पता है तो आप आराम से वहां पे उसका आंसर दे सकते हो। बिल्कुल सही बात है। इकोलॉजी की जो सबसे बड़ी यूनिट है, इकोलॉजी की जो सबसे बड़ी यूनिट है, जैसे स्मॉलेस्ट यूनिट बोला आपने, बेसिक यूनिट बोला, उसी तरह से इकोलॉजी की जो सबसे लार्जेस्ट यूनिट है, अगर लार्जेस्ट यूनिट की बात करो आप तो सबसे बड़ी यूनिट क्या है, ग्रेटेस्ट यूनिट, बायोस्फीयर। बिल्कुल सही बात है, अपने आप समझ जाओगे आप। पृथ्वी, अपनी जो पृथ्वी या अर्थ है, पृथ्वी या अर्थ की अगर आप बात करते हो तो बताइए आपकी पृथ्वी या अर्थ को आप इस हायरार्की के अंदर कहां पर रखोगे? आप अपनी पृथ्वी को यहां पर रखोगे या यहां पर रखोगे? तो जाहिर सी बात है कि आप यही कहोगे कि अपनी अर्थ से तो बड़ा कुछ है ही नहीं है इस यहाँ पर, यानी कि आपकी जो अर्थ है वो ही क्या है, आपका एक बायोस्फीयर है। इस बायोस्फीयर के अंदर ही आपके क्या मौजूद है, सब बायोटिक और सारे के सारे एबायोटिक कंपोनेंट आपके मौजूद हैं। यानी कि बायोस्फीयर वो जगह होती है जहां पर आपका जीव क्या कर सके, जीव की उत्पत्ति हो सके, कोई भी जीव अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। तो हमारी जो अर्थ, इस अर्थ के चारों तरफ का पाए जाने वाला पूरा सराउंडिंग, ये एनवायरनमेंट या वातावरण, जिसको जहां पर कोई भी जीव जिसको ऑक्सीजन मिल रही है, पानी मिल रही है या किसी भी वजह से वो सरवाइव कर रहा है, तो वो उसका क्या कहलाएगा, बायोस्फीयर कहलाएगा। यानी कि इकोलॉजी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑर्गेनिज्म होता है और जिस जगह पे वो सरवाइव कर रहा है उस जैव मंडल को ये क्या बोलते हैं अपन, बायोस्फीयर। चाहे तो आप इसका लिख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे अपनी अर्थ है। और अगर किसी दूसरे ग्रह पे भी कहीं पर अगर कोई जीव की उत्पत्ति हो रही है, वहां मान लीजिए दूसरे ग्रह पे भी अगर वो जीव अपने आप को सरवाइव कर रहा है, तो वो दूसरे जीव, वो वहां वाले जीव का क्या हो गया, बायोस्फीयर हो गया। लेकिन यहां पर अर्थ के केस में, अपने केस में अर्थ क्या है, अपने लिए एक बायोस्फीयर है। ठीक है, अभी आपको इस हायरार्की के अंदर आपको यहां पर आगे की क्लासेज में समझाएंगे, जब यूनिट थर्ड में अपने दे रखा, यूनिट थर्ड में दे रखा इकोसिस्टम, वहां पर आप अच्छे से समझ जाओगे। अभी सिर्फ माइंड के अंदर इस पिक्चर को क्लियर रख लेना कि एनवायरमेंटल साइंस, अगर आपको एमसीक्यू का क्वेश्चन सॉल्व करना है, एनवायरमेंटल साइंस का अगर आप क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर ऑर्गेनिज्म से लेके बायोस्फीयर तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस हायरार्की से रिलेटेड जब इस इंटरेक्शन को आप पढ़ने जाओगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स पढ़ने को मिलेंगे। आपको समझ रहे हो बात को, अलग अलग तरह की शब्दावली पढ़ने को मिलेगी और उन शब्दावली या टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड जब आपका क्वेश्चंस आपके सामने पुटअप किया जाएगा तो आप वहां पर क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो इस इंटरेक्शन की वजह से यहाँ पर डेवलप होती है। यहाँ पर आपको आगे चलकर समझना पड़ेगा कि इकोटोन क्या होते हैं, इकेड्स क्या होते हैं, इकोफिन क्या होता है, इकोक्लाइन क्या होते हैं, एज स्पीसीज क्या होते हैं, तो ये सब इकोटाइप्स क्या होते हैं। तो इस तरह की इतनी टर्मिनोलॉजी है जो कहीं इस इंटरेक्शन की वजह से ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी डेवलप होती है। और इन सब टर्मिनोलॉजी में से आपको मान के चलिए कि वहां पर एग्जाम में 100% कोई ना कोई क्वेश्चंस पुटअप किया जाएगा।
अगर इन सब चीज़ों को अगर अपन ने समझ रखा है तो आपका इजीली क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, वहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो अब इन सब चीज़ों को हम आगे की जो क्लासेज रहेगी उनमें बेसिकली हम यहाँ से इनको समझना शुरू करेंगे कि ऑर्गेनिज्म का किस तरह से क्वेश्चन पुटअप होगा, पॉपुलेशन से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, अगर कम्युनिटी वाले पार्ट में से कोई क्वेश्चन आता है तो उसका एमसीक्यू का जवाब आप कैसे दोगे। क्योंकि बच्चों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है कि सब कुछ पढ़ने के बाद में जब क्वेश्चंस एनवायरमेंटल साइंस का पुटअप अर्थ होता है तो ये पता नहीं चलता कि वो क्वेश्चन आपका इस जगह से पूछा जा रहा है, कम्युनिटी में से आ रहा है या इकोसिस्टम में से आ रहा है या बायोम से आ रहा है। उसको इतना कंफ्यूजन हो जाता है पढ़ने के बाद में कि वो क्वेश्चन का आंसर ही गलत दे देता है। और अगर हमने इसको सेपरेटली, अगर इसको पार्ट में डिवाइड करके अगर हमने पढ़ना शुरू किया और इन सब चीज़ों को इंटरेक्शन के साथ में कोरिलेट करके इन सब शब्दावली को हमने समझते गए तो आप मान के चलिए कि आपका एनवायरमेंटल साइंस के जो 4 यूनिट है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और 7th यूनिट है, इनमें से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपको सीधा 30 से 40 क्वेश्चन का एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो अभी आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं और जो स्टूडेंट आज इस क्लास से जुड़े हैं उन सब से रिक्वेस्ट है कि वो आगे की क्लासेज के लिए भी क्या रहे, प्रिपेयर रहे और सब कुछ क्या रहे कि इनमें से प्रिपेयर ये करें कि किस तरह के क्वेश्चंस पुटअप किए जाए और उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आने वाली जो क्लासेज होगी उसमें इन सब से रिलेटेड हम स्टेप टू स्टेप पढ़ना शुरू करेंगे। इन सब से रिगार्डिंग जो भी एमसीक्यू बनते हैं उन एमसीक्यू की बोर्ड के ऊपर आपको प्रैक्टिस करवाएंगे जिससे कि आपको इस एनवायरमेंटल साइंस के एग्जाम में आपको बेनिफिट हो सके। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।